नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर बैंक है। और दूसरी बात, इस बैंक का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि कंपनी अभी भी 55,000 करोड़ के आसपास है। मतलब अगर मान के चले फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक जैसे, कोटक बैंक जैसे अगर कंपनी का परफॉर्मेंस होता हो देखने को मिले तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अभी बहुत छोटा है। और दूसरी बात, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सही है। और कंपनी का आरओसी आरओई में मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है आरओई, क्योंकि रिटर्न ऑफ इक्विटी 11% के ऊपर है। हमेशा आपको कोई भी बैंकिंग के मतलब सिचुएशन में आपको हमेशा आरओई देखना चाहिए। तो आरओई एंड आरओसी दोनों ही आपको देखना चाहिए। बेसिकली आरओई ज्यादा हो तो अच्छी बात है और आरओसी कम हो तो कोई बात नहीं, वो भी चल जाएगा। तो कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी भी कर्जा अच्छा खासा लिया। मगर एक पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा डेप्थ के बारे में। तो कंपनी के लास्ट जो क्वार्टर्स में कंपनी जो कर्जा लिया था वो कितना है, मतलब ऑलमोस्ट 1,58,000 करोड़। और इस बार वो कर्जा बढ़ के 2 लाख करोड़ हो चुके हैं। मतलब कंपनी का जो डेप्थ है वो हर साल कंपनी बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इस बार कंपनी अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास डेप्थ ज्यादा लिया। तो 50,000 के आसपास, 50,000 नहीं 40,000 आप बोल सकते हैं। तो 40,000 के आसपास का 40,000 करोड़ के आसपास कंपनी ज्यादा कर्जा लिया। और इस कर्जा लेने के कारण कंपनी के जो नेट सेल्स है एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ चुके हैं। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो रेवेन्यूज है वो इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। 6,400 से 8,000 करोड़ के आसपास है। इंटरेस्ट पेमेंट किया, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 816 करोड़ से 730 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी के ऊपर जो नेट प्रॉफिट है वो कम होता देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे रीजन जो है, कंपनी पिछली बार जो सेल्स किए थे उससे कई गुना ज्यादा कंपनी इंटरेस्ट कम पेमेंट किया और उसके साथ साथ एक्सपेंस को बहुत हद तक कम किया था। इस बार इंटरेस्ट पेमेंट तो ठीक ठाक है मगर एक्सपेंस इतना ज्यादा हो चुके हैं जिसके चलते जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो 300 करोड़ नेगेटिव था, वो इस बार 700 करोड़ के आसपास नेगेटिव हो चुके हैं। मतलब डबल के आसपास नेगेटिव हो चुके हैं। हाँ, आधा से इनकम ज्यादा हुआ जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा पॉजिटिव में आया, नहीं तो और भी बहुत बड़ा प्रॉफिट डाउन देखने को मिल जाते। तो यही एक कारण है जिसके कारण कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। बाकी कंपनी के सारे डिटेल्स आपको अच्छा दिखेगा। जैसे एक चीज मैं और भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इन्वेस्टर क्या कर रहा है। आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 37% के आसपास होल्डिंग्स है। बाकी म्यूचुअल फंड के पास 4% होल्डिंग था, वो थोड़ा सा माल बेचा है, 2% हो चुके हैं। और एफएस के पास 19% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके हैं 23% के आसपास। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट जो है, मतलब जो, सॉरी रिजल्ट नहीं, बेस्ट तरीके से यहाँ पे आपको इन्वेस्टर आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर कुछ गुड पॉजिटिव अपडेट यहाँ पे हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी इसके ऊपर मैंने जब टेल लिया उसके बाद यहाँ पे एक शानदार जर्नी देखने को मिला था। तो टेड किस बेसिस में लिया वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कप विद इंडिपेंडेंस बना। पहले कप बना था, इस कप को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देता हूँ। हाँ, अभी देखिए कुछ इस तरीके से कप बना था। उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, एक शानदार तरीके से जर्नी हो रहा था। उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो चुके हैं। तो मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी तो ठीक ठाक ही जा रहा था, ऐसे क्या हो चुके हैं कि कंपनी गिर रहा है? देखिए मार्केट है, यहाँ पे हम लोगों को सोचने से कुछ नहीं होगा। हम लोग यही सोच रहे हैं कि जब भी ब्रेकआउट करेगा उसके बाद डायरेक्टली टारगेट में जाकर रुकेगा। ऐसे होगा नहीं। ऐसे होता तो हर किसी का तो मतलब बात सुन, अगर मार्केट सुनता तो मार्केट कभी किसी जगह पे जाता ही नहीं। क्योंकि कोई कोई सोच रहा है कि मुझे बाई हुआ है तो चलो ऊपर चलो, कोई सोच रहा है कि मैं सेल कर चुका हूँ चलो नीचे आ जाओ। तो हर किसी के सोचने से तो मार्केट नहीं चलेंगे। मार्केट खुद के बायर एंड सेलर के ऊपर डिपेंडेंट करके वहाँ चलते हैं। और बेसिकली कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ, मुझे लगता है इस करेक्शन को वो जो ब्रेकआउट करेंगे और 200 इज मूविंग एवरेज के ऊपर जब ट्रेड करेंगे तो एक फिर से वो जर्नी करना स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन है, मारुति सुजुकी। देखिए मारुति सुजुकी बेसिकली एक ऐसे कंपनी है जो अभी भी मार्केट में ईवीज को लॉन्च नहीं किया। क्योंकि इस सेक्टर में, पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्रीज में, हर कोई कंपनी ईवीज को मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। तो मारुति सुजुकी इतने पुराना कंपनी, इतने ट्रस्टेड कंपनी, इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी वो अभी तक मार्केट में खुद के पैसेंजर व्हीकल क्यों नहीं आया, सॉरी मार्केट में ईवीज क्यों अभी तक लॉन्च नहीं किया? क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि पहले वो मार्केट को रिसर्च करेंगे।
कि मार्केट में ईवीज का कितना डिमांड है और मार्केट में कितने सारे प्लेयर आ रहा है ईवीज के ऊपर काम करने के लिए, तो उसको कितना कंपटीशन होने वाला है, सब कुछ वो रिसर्च कर रहा है। तो रिसर्च करने के बाद वो फाइनल डिसीजन लेंगे मार्केट में उतरने के लिए। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के मैनेजमेंट का जो स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रांग है। मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजन पॉजिटिव लिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस होगा। तो कंपनी का कहना है कि 2025 में वो ईवीज को मार्केट में लॉन्च करेंगे। अभी एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का जो पी रेशियो है वो 30 के आसपास है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 29 के आसपास है। आरओसी आरओई कंपनी का बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगा और इनकम जो है वो 13,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी की 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। तो जो कंपनी की इतना शानदार बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस है, क्या उस कंपनी को खराब कहना सही रहेगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी देखेंगे, इस बार भी कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। कंपनी किसी भी एक साल में उतना खराब रिजल्ट और मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कभी भी कम या रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे 2600 करोड़ से 3900 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के बारे में और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो मैनेजमेंट का जो डिसीजन है वो तो ठीक ठाक ही है। अभी कंपनी के देखिए बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो जो कंपनी का मतलब बोरिंग्स जो था करीबन 1200 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, वो इस बार बोरिंग्स को 119 करोड़ तक लेके आए। मतलब कंपनी का जो कर्जा है वो कई हद तक कंपनी कम की है और कर्जा कम होने के कारण कंपनी में एक बूस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी के लाइबिलिटी जो है वो भी पॉजिटिवली लाइबिलिटी देखने को मिला। और एक चीज को मुझे बेस्ट लगा, कंपनी इस बार खुद के बिजनेस के ऊपर 7,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया। तो आज तक की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में जिसको कहा जाता है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेसेस, तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी 7,500 करोड़ पैसा लगा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से एक इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर किया गया और इसी बेसिस में कंपनी खुद के कैश फ्लो को भी मेंटेन किया। जैसे हाथ में कैश कितना है, 2,800 करोड़, जो पिछले बार सिर्फ 40 करोड़ के आसपास कैश था। तो हर दिशा से कंपनी को पॉजिटिविटी देखने को मिला है, जिस पॉजिटिविटी के कारण कंपनी अच्छा खासा बूस्ट यहाँ पे करने वाले हैं। तो बाकी इस मारुति के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा करूं, आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है 58% है, उनमें से 100% प्रोमोटर के होल्डिंग को लॉकिंग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर माल बेचकर भाग ना जाए, तो इसलिए प्रोमोटर के होल्डिंग को लॉकिंग किया गया है। और बाकी देखिए एफएस के पास और म्यूचुअल फंड के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 12% होल्डिंग है और एफएस के पास 19% के आसपास होल्डिंग है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर किया गया है। और रही बात टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो जिस ट्रेड में पहले से लेके बैठा हुआ हूँ, कुछ इस तरीके से रेंज बना और फाइनली जब रेंज को ब्रेकआउट किया तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। और एंट्री लेने के बाद कंपनी के ऊपर देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर तक गए तो कहाँ तक जा सकता है, मेरा जो टारगेट है उस टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 13,600 के आसपास। तो 13,600 के आसपास मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ। अगर इस टारगेट अचीव हुआ तो मुझे जो टारगेट मिलेगा वो करीबन करीबन 15% के आसपास, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 5% के आसपास था। 5% के आसपास स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट होगा 15%, क्योंकि मैं हमेशा इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चलता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। बेसिकली क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज वो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के बारे में बात करूँ, इसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला और कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो 61 के आसपास है और आरओसी आरओई कंपनी का बेस्ट तरीके से देखने को मिला। और एनुअली इनकम के बारे में बात करूँ, कंपनी 244 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं। अभी प्रोमोटर के पास होल्डिंग के बारे में बात करूँ तो 75% के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। अभी कंपनी के ऊपर जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो ना के बराबर है। अभी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ लगातार यहाँ पे मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए पिछले साल में जो सेल्स का ग्रोथ था उसको बीट करके कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स दिखाया। लास्ट कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स कम होता जा रहा था, क्योंकि केमिकल सेक्टर में जिस तरीके से प्रेशराइज था, केमिकल सेक्टर में जिस तरीके से डाउन साइड था, उसको रिकवरी भी किए है और सेल्स का ग्रोथ बढ़ा है और एक्सपेंस का भी ग्रोथ यहाँ पे कंट्रोल में रखे हैं, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 80 करोड़ से 70 करोड़ तक हुआ। आप कहेंगे सर अभी भी तो कंपनी का प्रॉफिट कम है। हाँ बिल्कुल प्रॉफिट कम है, मगर पिछले लास्ट 3 क्वार्टर्स को कंपनी बीट किया। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में Q1, Q2 एंड Q3 एंड Q4, इस चारों क्वार्टर में Q3 एंड Q4, इस चारों क्वार्टर में दिखाए तो Q4 में बेस्ट रिजल्ट आया, बाकी Q3 में उतना खास रिजल्ट नहीं आया था। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन बना उस सिचुएशन को पहले समझना पड़ेगा।
बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो क्लीन साइंस के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है 74%। बाकी म्यूचुअल फंड के पास 4.5% और एफएस के पास 5.5% के आसपास होल्डिंग्स है। तो सारे व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग करके कंटिन्यू कर रहे हैं और इसीलिए कंपनी के ऊपर कुछ रेंज अभी तक नहीं बना क्योंकि केमिकल सेक्टर में डिमांड कम है। तो एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करते चले जा रहे हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ है, एक बाइंग रेंज क्रिएट हुआ 20% का। तो जब भी इस लोअर साइड को टच करेंगे मतलब इस लेवल को टच करेंगे तब मैं एंट्री लेने वाला हूँ और मेरा टारगेट रहेगा इस हायर लेवल तक, मतलब इस हायर लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो जब तक एंट्री ना बने तब तक कोई डिसीजन नहीं लूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का इस बार हाईएस्ट रिजल्ट देखने को मिला। कंपनी इस बार फर्स्ट टाइम 17,500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया, जो टीसीएस को भी बीट कर चुके हैं। टीसीएस का भी इतना शानदार रिजल्ट नहीं आया क्वार्टर्स में, तो शायद इसीलिए कंपनी एक बहुत बड़ा डिसीजन जल्द से जल्द लेने वाला है। इसका जो फेस वैल्यू 2 रुपया है उसको 1 रुपया करने वाले हैं, मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर एज ए स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो इसका डेट अपडेट अभी तक नहीं आया, जब अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था कुछ कंपनी के अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, ये मेरा खुद का स्ट्रेटजीज है, मेरा खुद का ओपिनियन है। आप मेरे ओपिनियन के हिसाब से डायरेक्टली बाय सेल मत कर लेना। आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। तो मेरा काम है सारे चीज़ों को आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।